और बच्चों, कैसे आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, लगे होंगे जी जान से। क्योंकि लास्ट मोमेंट है। डरना नहीं है, लगे रहना है। डर को हटाना है। और डर सोल्यूशन नहीं है ना, सीधी सी बात है, तो डरना क्यों है? फिर डरने से हमारा काम हो जाए तो डरा जाए। तो हमारे बीच में सुप्रीत भी है, जो कि अभी आईआईटी हैदराबाद के अंदर में एमटेक कर रहे हैं। और आज आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे लास्ट मंथ, अभी चूंकि आपको देखिए आपका एग्जाम 1 फरवरी को ही आ गया है। ठीक है, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए अभी जो टाइम बचा हुआ है? तो सुप्रीत बताएंगे। आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं चैटिंग के थ्रू। और उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रेशर है इस समय थोड़ा सा कम हो। तो सुप्रीत, स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन मेरा सुप्रीत तुमसे ये है कि जो कि तुम भी इस जर्नी से अभी गुजरे हो 2023 के अंदर में। तो लास्ट 2 मंथ में थोड़ा प्रेशर तो रहता है, तब तो लास्ट 2 मंथ भी नहीं रह गया क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है। हाँ सर, ऑलमोस्ट 45 डेज। 45 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया होगा। कुछ लोग टेस्ट अच्छा लिख रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोर्स हो सकता है किसी कारण से थोड़ा लैग कर गए हो, पूरा कंप्लीट ना कर पाए हो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? मतलब क्या प्लान अभी हमको? तो मेनली फोकस अभी जो करना है 2025 के लिए करना है। तो हम्म। लास्ट 5 डेज के अंदर हमको क्या क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि सिलेबस अब जितना हो गया है ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर में रैप अप कर दो। जो 25 में देने वाले हैं 10 से 15 दिन, मतलब दिसंबर के आगे सिलेबस मत ले जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि सिलेबस, क्योंकि जितना कर चुके होंगे बच्चे वो भी मोर देन इनफ है सर। बिल्कुल बिल्कुल 25 में जो देने वाले हैं ऑलमोस्ट 7-8 सब्जेक्ट हर कोई कर चुका होगा अच्छे से। तो अगर उसका भी रिवीजन और टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो एक डिसेंट रैंक आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीत ने यहाँ पे अच्छा बोला कि यार, एक आध दो सब्जेक्ट बाई चांस ने लेट ज्वाइन किए हो या किसी कारण से मिस हो गया है या उतना परफेक्ट नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो, उसका टेंशन मत लो। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यदि आप 8 9 10 सब्जेक्ट अच्छा पर कर रहे हैं तो उसमें भी रैंक अच्छी आ जाती है। और पहले भी आई हुई है हमारे पास में लोग 6 में भी अच्छा परफॉर्म कर लिए यार। हम्म। पूरा सिलेबस कवर किए हुए। ठीक है, तो एक आध दो सब्जेक्ट थोड़ा ढीला है तो डरो मत। हाँ, जिनका अच्छा चल रहा है, जिनका बढ़िया चल रहा है, वो तो लगे रहे, वो तो करते रहे, वो शानदार तरीके से अपना परफॉर्म करते रहे टेस्ट सीरीज के अंदर में और रिवीजन के अंदर में और पीआईक्यू के अंदर में। तो ये सही है। तो अभी जैसा उन्होंने बोला कि 10 डेज के अंदर में, 10 to 15 डेज के अंदर में जितना आप कर पाते हो कर लो। और जनवरी के अंदर में क्या करना चाहिए सुप्रीत? पूरे जनवरी में क्या करना चाहिए? सर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, और अपना टेस्ट देना चाहिए, फुल एंड टेस्ट। और साथ में अगर कोई लग रहा है टॉपिक वाइज टेस्ट किसी का छूटा हुआ है, या टॉपिक वाइज टेस्ट के हेल्प से अगर रिवीजन करना है, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के हेल्प से, तो हम्म, वो सबसे अच्छा रहेगा उस वक्त के लिए। क्योंकि पूरा उस वक्त अगर रिवीजन करने बैठोगे कि पूरा नोट्स पढ़े एक तरफ से, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उतना टाइम शायद ना मिले। सही है तो सही। तो वो अभी जनवरी में मेनली आपको जो फोकस करना है पीआईक्यू, मतलब पहले रिवीजन करो फिर पीआईक्यू सॉल्व करो। और पीआईक्यू सॉल्व करने के बाद सीधा टेस्ट लिखो। हम्म। इधर उधर का मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत है, सीधा टेस्ट लिखो। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डाला था आप लोगों को कि सारे क्वेश्चन को देख के लालच मत करो। 45 क्वेश्चन टारगेट करो कि 20 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के बन जाए और 25 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के बन जाए। या 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आप बना लेते हो तो 50 मार्क्स हो जाते हैं। और हम्म। 20 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपके 20 मार्क्स उधर हो जाते हैं। और 50 और 20 70 मार्क्स हो जाते हैं यार। तो एक्यूरेसी इसमें अच्छी रही तो 50 55 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन टारगेट भी पहले यही करना है, सभी को ट्राई करना है कि 50 मार्क्स से पहुंचो। फिर उसके आगे धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और क्वेश्चन खूब बनाओ। क्वेश्चन जितना बनाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सामने से गुजरेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पूरा प्रेशर रहेगा। पीआईक्यू में कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, वैसे क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे पीआईक्यू कराए हुए हैं। ठीक है। और जो जितना आप कर सकते हो 70 80% तक जितना आप कर सकते हो उतना आप कवर कर लो पीआईक्यू को। और जो लोग टेस्ट लिख रहे हैं और किसी कारण से उनका नंबर 30 40 या 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। जो मॉक देना स्टार्ट करते हैं, मेरा जो मानना है कि 5 to 6 टेस्ट में तो मार्क्स देखना ही नहीं चाहिए, उसको एज ए प्रैक्टिस देना चाहिए आपको। उसमें आपको अपनी स्टाइल बनेगी आगे हमें कैसे सब मतलब टेस्ट को कैसे हैंडल करना है।
तो सुप्रीत आप कैसे हैंडल करते थे, मतलब रिवीजन, सबसे पहले रिवीजन पे कर लेते हैं, सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर रिवीजन कैसे करें लास्ट, मतलब लास्ट मंथ के अंदर में, और कितना रिवीजन करें। सर जैसे इतने दिनों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो बहुत ये चीज़ बार बार बोलते भी रहते हैं हम लोग कि जैसे प्रीवियस ईयर बना रहे हो, तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 250-300 क्वेश्चंस हैं। तो जब पहली बार प्रीवियस ईयर बना रहे हो तो उसमें से अच्छे क्वेश्चंस कुछ तो टिक करके रखे हुए होंगे, 1/3 क्वेश्चन, मतलब 60-70-80 क्वेश्चन के आसपास एक सब्जेक्ट में, जो आपके हिसाब से लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। 60-70 क्वेश्चन है, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे का समय लगेगा मात्र। 3 से 4 घंटे में पूरा ब्रेथ कवर कर लोगे सब्जेक्ट का, और प्रीवियस ईयर में जो अच्छे क्वेश्चंस आपके हिसाब से हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो ये जरूर होना चाहिए रिवीजन में। उसके अलावा अगर टेस्ट के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट रखे हुए हो, वैसे भी 20-25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में इकट्ठा हो गए होंगे, उनको प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट का अगर शॉर्ट नोट्स बना चुके हो तो उसको प्रैक्टिस करो, नहीं बनाए हो तो हर एक सब्जेक्ट में पता होगा ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो कि पेजिंग इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इसमें गलती कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कम चांस है कि हम भूलेंगे क्योंकि बार बार बहुत बार कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है। बट पेजिंग में है कि हमें चाहिए बार बार रिवीजन। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में, जैसे इसमें ओएस में अपना पेजिंग हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, उसको ज्यादा रिवाइज करो। एक ये चीज ध्यान में रखना, तो ये रिवीजन के लिए हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मतलब वही है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो, स्लॉट बना लो सब्जेक्ट का कि मैं आज ये 3 सिस्टम के सब्जेक्ट्स रिवाइज करूंगा, कल थ्योरी में टीओसी डीएसएल को ये रिवाइज करूंगा। इस तरीके से मतलब सर्कुलेट करते रहो। ये मत करना कि एक ही सब्जेक्ट 3-3 4-4 दिन तक रिवाइज कर रहे हैं और लास्ट में आते आते पता चला कि सर कुछ सब्जेक्ट्स मेरे रह गए रिवीजन करना। तो अपने हिसाब से ऐसा प्लान बनाओ कि एंड में आते आते जनवरी में ऑन एन एवरेज 2 बार हर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए अच्छे से। और अभी हो जाएगा, इस टाइम पे ऐसा होता है कि 2 से 3 बार आराम से रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम अपने पूरा फोकस रहते हैं ना, जी तो सर। मालूम रहता है कि टारगेट है यार, हमको एक 140 तक कंप्लीट करना है। और जब चीज़ें टारगेट में आ जाती है तो हो ही जाता है रिवीजन आपका। तो टेस्ट लिखना ही है सभी को, जैसा उन्होंने बताया, हाँ आपको जैसा उन्होंने बताया वैसा आपको हैंडल करना है चीज़ों को। तो और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए इस, मतलब इस बीच में कैसे, मतलब अब चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ना, चूंकि एग्जाम हाँ सामने। सर, कुछ बच्चे एक गलती ये करते हैं कि जैसे लास्ट ईयर भी देखे थे हम लोग बहुत बच्चों को ये चीज करते हुए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे जो कांटेक्ट करते हैं, सर गलती ये करते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि इसके अलावा कुछ और करना होगा हमें तब गेट निकलेगा। जी जी तो जी। वो यहाँ वहां भटकने लगते हैं सर कि यहाँ का क्वेश्चन कर लिए, ये कर लिए, जो चीज किए हुए ऑलरेडी उसको रिपीट नहीं करते हैं सर, उसको रिवाइज नहीं करते हैं। नए के चक्कर में जो अच्छे से बिल्ड किया हुआ कॉन्सेप्ट ना, उसको भी वीक कर लेते हैं। तो ये गलती मत करना कोई भी। बिल्कुल, मतलब टाइम जितना उनको प्रॉपरली हाँ देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। और लास्ट ईयर भी तुमने सुप्रीत, आपको पता है कि अपने पास अमितेश पात्रा करके एक स्टूडेंट था, और उसने सिर्फ 10 मॉक को भी पीआईक्यू को ऐसे सॉल्व किया था, टेस्ट दिया था उसने, हम्म। रैंक 300 के आसपास आ गई थी यार। तो बच्चों, एक ये जो कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में कि इसका टेस्ट सीरीज लूंगा मैं तभी टॉप करूंगा, उसका नहीं लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। टेस्ट सीरीज आप, मैं हम लोग मना नहीं करते, यहाँ का मत लो वहाँ का मत लो, कहीं का किसी भी कोने का किसी भी कोचिंग का आप लो, ठीक है। बस आपको ये टारगेट करना है यार, पेपर इजी हो या पेपर टफ हो, कि आपके मार्क्स 50-55 प्लस मार्क्स आने चाहिए। जरूरी नहीं 70-75 आए, मतलब मिनिमम इतने आने चाहिए जिससे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए। पेपर इजी आ रहा है तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पेपर टफ भी आ रहा है, एकदम टफ आ रहा है तो भी 55 आ जाने चाहिए। क्योंकि जब टफ आएगा तो भाई सबके लिए टफ रहेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं रहेगा। और उसमें 55 मार्क्स प्लस ला रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छी जगह पे प्लेस हो जाओगे आप। तो मार्क्स को लेके ज़्यादा मतलब मत करो, बस ये देखो, चूंकि मैं बताऊँ आपको, हमारे पास से भी स्टूडेंट रहे हैं जो कभी भी 55 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाए टेस्ट के अंदर में। लेकिन जब उन्होंने गेट का एग्जाम लिखा तो 145 रैंक लेके आए, आईटी मद्रास कर अच्छे अच्छे जॉब में है वो लोग हैं, ठीक है। किसी का से किसी का अभी वीक चल रहा है, या किसी को लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ अभी उतना नहीं कर पाया हूँ, या मेरा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं सुप्रीत कि अब इस साल नहीं होगा अगले साल करेंगे। क्या हाँ बोल। सर। नहीं मतलब सर वही है ना कि अभी लास्ट क्लास में ही मैं बता रहा था कि बहुत सारे बच्चे ये सच में सोचने लगते हैं कि इस साल नहीं होगा अगले साल करेंगे। तो ठीक है, जितना सब्जेक्ट इस साल के लिए कर चुके हो, ये सोचो कि मान लो अगर वर्स्ट केस में नेक्स्ट ईयर देना है, तो अभी इस 2 महीने को ऐसा यूटिलाइज करो कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारे लिए एक एज रहे। और सर मतलब ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अंदर से लगता है कि तैयारी नहीं हुई है, वो सर किसी को नहीं लगता है कि तैयारी कंप्लीट हुई है। इस 2 महीने में जितना सब्जेक्ट हो गया है, 8 9 10 सब्जेक्ट, उसको रिवाइज करो और अच्छा अटेम्प्ट देके आओ, बिना टेंशन लिए कि जो होगा देखो। अगर अगले साल देना है, मान लो सोच लियो कि अच्छा नहीं जाने वाला है, तो ठीक है, एग्जाम तो गेट 2024 का देने वाले हो, वो दे के आओगे, तो फ्री माइंड से दे के आओ।
इस दो बिल्कुल। महीने को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके सोचो कि मैं 15-20 मॉक टेस्ट दूंगा अच्छे से, उसके एनालिसिस करूंगा अच्छे से, जो भी काम है वो करके जाऊंगा कंप्लीट। आप बिना मतलब अपना वर्क किए हुए आप पहले से प्रिडिक्ट मत हाँ करो, रिजल्ट को प्रिडिक्ट मत करो क्या आ जाएगा। आप बिल्कुल। लगाओगे कुछ ना कुछ अच्छा आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप 50 के अबव नंबर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन भी हो जाएगा। सिर्फ लास्ट ईयर आपको बताता हूँ कि 45 मार्क्स अपने पास आदित्य करके स्टूडेंट था, लेके आया था आदित्य अग्रवाल, और 45 मार्क्स पे उसको बिट्स हैदराबाद में ले गया। हैदराबाद में, हाँ। ठीक है, तो क्यों डर रहे हो यार? 45 है तो ऐसे डरते रहोगे तो 45 भी नहीं आएगा अगले साल, फिर तुम्हारा मुश्किल जाएगा। तो ड्रॉप हम्म। सोचना ही नहीं है अब, अभी आपको जितना टाइम इतना लग के करो। और सिर्फ गेट ही एग्जाम नहीं, ये भी बता दूं आपको, गेट के बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी एग्जाम होता है सेपरेट, बिट्स का एग्जाम सेपरेट होता है, ऐसे ही कोलकाता का एग्जाम सेपरेट होता है। स्पॉन्सरशिप सीट भी आती है अभी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उस पर भी मिल रही है, उस पर भी बच्चे लोग जा रहे हैं। तो ये मत डरो कि कितना क्या होगा, बस अपना 100% दो जितना टाइम बचा है। रिविजन, पीआईक्यू टेस्ट, रिविजन पीआईक्यू टेस्ट, ये दिमाग में बसा लो। हाँ, जो टेस्ट आप देते हो उसको एनालिसिस करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो क्यों नहीं बने हैं, उस पर कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। मैं तो बोलता हूँ हर सब्जेक्ट का जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका भी एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ आप, हम्म। जिससे कि आपको आगे लास्ट में चूंकि सब रिवीजन करना पड़ेगा ना, भूल जाते हैं ना हम लोग कंसेप्ट को, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। तो सुप्री, जैसे अभी जितना टाइम बचा है इसमें मैं आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? शॉर्ट नोट सब्जेक्ट का बनाएं या टेस्ट सीरीज का बनाएं? कैसे पे अपनी मैनेज करेंगे? सर अगर सब्जेक्ट का बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो टेस्ट का जो एक टेस्ट के लिए एनालिसिस की कॉपी बना रहे होगे सारे लोग, तो उस एनालिसिस कॉपी को ही उसमें ही सब कुछ मेंटेन करो। मतलब वो होता है ना कॉन्सेप्ट थ्रू, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस उस टाइप का बनाओ कि अच्छा कॉन्सेप्ट मिला तो उससे रिलेटेड सबको लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एनालिसिस का पार्ट ऐसा रखो कि एक बार उस नोटबुक को खोलो तो तुम्हें लगे कि हाँ मेरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इस एनालिसिस से कवर हो गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था वीडियो, शॉर्ट वीडियो के अंदर में, कि भाई ये जो है ना इसको ऐसे मतलब आप लेके चलो कि हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप से कंपटीशन आप रखो। बगल में आपके दोस्त का कितना मार्क्स आ रहा है, कैसा परफॉर्म करो, उस पर आप कंसंट्रेट मत करो। ठीक है, अपने आप पे फोकस करो, जिससे कि आप आपका माइंड कूल भी रहे और हैप्पी फील करे। जो कि जितना ज़्यादा आप दूसरों को देखेंगे और उसको देख के जितना ज़्यादा आप डिप्रेस रहेंगे, तो बेटर है कि हम उसको अपने आप को इम्प्रूव करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो हाँ सर, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे पिछले साल जो थर्ड ईयर में गेट दे चुके हैं, उनके पास कुछ रैंक है 2-3 हजार, तो उनको देख के अभी जो पहली बार देने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम्म, सर उसका तो ऐसा मार्क्स आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो एक चीज सोचो कि वो पहले से टेस्ट दे रहा है, तो कुछ टेस्ट तो लगेगा, 5-10 टेस्ट लगेगा थोड़ा सा एक फ्लो बनाने में। तो दूसरे को देख के कंपेयर मत करो, खुद ये सोचो कि हम इस लिमिटेड टाइम में कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने एनालिसिस के ऊपर फोकस करो। तो सुप्रीत, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए आपके हिसाब से? मिनिमम कितने देने चाहिए? सर मतलब 15 मॉक टेस्ट अगर कोई एवरेज 15 से 20 दे सके और उसकी एनालिसिस अच्छे से कर ले, मतलब एनालिसिस अच्छे से कर ले, तो 15 मॉक टेस्ट भी काफी है मेरे हिसाब से। जी, जी। मतलब बट जब टारगेट रख सकते हैं 20 मॉक टेस्ट का, ताकि उसमें से 15-16 अचीव हो जाए। आप अपने टाइम में कितना दिए थे? सर मेरा तो था कि पहले से स्टार्ट कर दिया था तो 30 के आसपास चला गया था, 30-35। लेकिन हम्म। तो ठीक है, 15-20 जैसा इन्होंने बोला वो भी ठीक है, हाँ, ये आइडियल है। बाकी आप बताइए सर, मतलब एवरेज। ठीक है, 20 मेरे हिसाब से हो जाना हाँ। चाहिए। तो क्योंकि हमें मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके स्टार्टिंग में 7-8 टेस्ट में मार्क्स आएंगे नहीं, हम्म। थोड़ा इम्प्रूवमेंट में लगेगा ना। और फिर उसके बाद जो आपके मतलब टेस्ट बचेंगे 12 से लेकर 13-14 तक, उसमें आपको अपने मार्क्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी बातों को याद करके हम लोग लगे हुए हैं, पहले 20 मार्क्स आ रहे थे, अभी हम 40 तक पहुंच गए हैं। तो हम बोलते हैं और लगे रहो तो और पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। सुप्रीत, उन बच्चों के लिए बात बात करते हैं जो बच्चे थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी किसी का अपने यहाँ पर भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ हम्म। बच्चों का 80 भी आ रहा है, कुछ बच्चों का 75 भी आ रहा है। उनको क्या करना चाहिए? सर वो तो बस लगे रहे जो कर रहे हैं अभी, मतलब एक्सपेरिमेंट जितना करना है हम्म, ऑलरेडी कर चुके होंगे सर। तो रिवीजन करते रहें, किसी भी सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो उसका प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, या फिर उसको रिवाइज करना छोड़ दिए। थोड़ा चिल मोड में आ गए, मतलब रिलैक्स रहो दिमाग से कि इतना अगर अचीव कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में भी अच्छा होगा। लेकिन ये सोच के चिल नहीं हो जाओ कि अब पढ़ाई ही छोड़ दिए और थोड़ा सा कम कर दिए कि चलो टेस्ट जैसे पहले दे रहे थे उस फ्रीक्वेंसी को कम कर दिए, तो वो फिर हो सकता है कि फिर गलत उसमें चला जाए वो। तो लास्ट तक उनको भी लगे रहना हाँ है। मतलब लगे रहो,
प्रिपरेशन छोड़ो नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम तुम्हारा और राशि, तो जब राशि 4 रैंक लाई थी और योगेश भी लाया था 6 रैंक लास्ट ईयर अपने पास में आई थी, हम्म। तो राशि को तुम लोग भी गाइड करते रहते थे, क्योंकि वो तुमसे भी कनेक्टेड रहती थी, तुम भी क्लासेस लिए थे और हमसे तो गाइडेंस लेती रहती थी। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, मतलब क्या तुमने ऑब्जर्व, क्योंकि हम लोग ना स्टूडेंट को देख के ऑब्जर्व करते हैं ना, कि यार ये टॉपर है तो इसका माइंडसेट कैसा था और ये कैसे मतलब चीज़ों को करता था। तो आप कैसे, मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो आपने किया था उसके टाइम में, जो 4 रैंक तो वो लाई थी, तो वो थोड़ा शेयर करेंगे ना, तो इन बच्चों को भी थोड़ा फायदा होगा कि यार उसका माइंडसेट कैसा था, कैसे पढ़ती थी वो, और कैसा आपने उसको देखा था। सर माइंडसेट तो यही था कि स्टार्टिंग में सर हर कोई घबराता है, हम्म। बट वही है कि उसको कौन कितना उसके ऊपर काम करके उसको खत्म कर पाए अपनी घबराहट को। या फिर बहुत लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं 2 4 टेस्ट में, तो परेशान हो गए कि आगे भी नहीं आएंगे। बट सर उसके अंदर एक चीज थी कि अगर मान लीजिए कोई टेस्ट उसका खराब चला गया, किसी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, तो आराम से बैठ के डिस्कस करते थे। फिर ये चीज था कि हाँ अब आगे टेस्ट में अच्छा कर लोगी, ऐसा रखो, रिवीजन करो, एनालिसिस करो। फिर सर उसका गेट जो डीए वाला एग्जाम था, गेट हम्म। डीए पिछली बार पहले हुआ था, गेट सीएस बाद में हुआ था, तो गेट डीए का एग्जाम उसका उतना अच्छा नहीं गया था। और वो लगता है मुझे एक हफ्ते के आसपास था या 4 5 दिन पहले ही था। हम्म। तो उसके बाद वो बहुत परेशान थी कि सर गेट डीए ही ऐसा चला गया, पता नहीं क्या होगा। मैं बोला ठीक है, सीएस की तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा भरोसा रखो, जितनी प्रिपरेशन की हो रिवीजन करो। तो मेन सर यही होता है, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने ऊपर भरोसा रखो, तैयारी के ऊपर भरोसा करो। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब प्लस पॉइंट थी उसके अंदर वो यही थी कि उसको लास्ट में आते आते तक अपने प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा हो गया था, कि इतना जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसको बोलता था कि इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर बार बार सॉल्व करो, तो ये सब करके उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतने हजार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब गेट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम्म। ये कॉन्फिडेंस था सर। अब मैं बच्चों आपको भी शेयर करना चाहूँगा मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है। और बहुत ही मतलब ठीक है, परेशान होती होगी, लेकिन मेरे सामने कभी उतना ज़्यादा परेशान मेरे को दिखी नहीं वो। नहीं और मतलब वैसे माइंडसेट में बहुत शांत रहती थी सर वो, मतलब। शांत रहती थी वो हाँ। चीज़ों को लेकर, और उस फोकस रहती थी, उसको हम्म। अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ों से वो मतलब ठीक है, दोस्ती यारी थी ऐसा नहीं है, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड, उसका सर्कल भी था। ठीक है, जो लोग पढ़ते लिखते थे साथ पे, जो लोग उसके जर्नी सेम थी, जिनके जो लोग गेट की तैयारी करते थे, उन लोगों से भी डिस्कस करती थी, लगी भी रहती थी। ठीक है, लेकिन कूल माइंड रहना और कंटिन्यूस लगे ही रहना उसको बेनिफिट कर गया। और उस दिन उसका था, जो कि उस दिन एग्जाम दे के भी मेरे से मिलने आई थी रात में। सब लोग सारे बच्चे आते एग्जाम देने के बाद, और वो भी आई थी लगभग 8:30 के आसपास, और बैठे भी थे लोग 10 बजे रात तक बैठे हुए थे मेरे ऑफिस में ही सब लोग। तो बता रहे थे, तो उसने बताया सर मैं तो 60 में 65 क्वेश्चन बना के आ गई हूँ। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो इतना हैप्पी, उसका जो मतलब होता है ना एक चेहरा पे, जो आपका पेपर जब अच्छा जाता है ना, तो एक मुस्कुराहट जो रहती है चेहरे पे, जो हंसी रहती है ना, वो रुकती नहीं है। तो उसका हैप्पी चेहरा हमेशा मुझे अभी भी याद है कि हैप्पी चेहरा था उसका। तो लग रहा था यार अच्छा करके आई होगी तभी इतना हैप्पी है। और उसका फायदा उसको मिला, 4 रैंक आई। योगेश सेम सेम, योगेश का भी नेचर है भाई, योगेश भी ना जल्दी से, देखो घबराहट तो सबको होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा, घबराहट तो मुझको भी होती है, सबको होती है, लाइफ है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि घबराहट नहीं होती चीज़ों को लेकर। हाँ, वो घबराहट अलग अलग रीजन के लिए हो सकती है। योगेश भी का माइंड सेट काफी स्ट्रांग था, वो भी मतलब एकदम कूल होके, मतलब उसकी भी रैंक 1500 आ गई थी। और नेक्स्ट ईयर जब उसने ड्रॉप लेके किया था यहाँ पर, कूल होके किया और टेस्ट देते गया। ठीक है, बस फोकस के रहा, और देखो 6 रैंक ला दिया उसने भी। ठीक है, तो लगे रहना है सभी को, जो अच्छा परफॉर्म कर उनको भी लगे रहना है, जो थोड़ा बहुत मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी लगे रहना है, जो कि अपने हाथ में 5 उंगलियां देखो भाई बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए लगे रहो, और लेकिन सारी उंगली का इंपॉर्टेंस है, एक भी उंगली कट जाए तो फिर हम कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे ना भाई। तो ऐसे मत सोचो, बस लगे रहो, करते रहो, तुम्हारा भी इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं तुम भी लैंड करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बच्चों आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि हम और डिस्कस कर सकेंगे कि आपके क्या डाउट्स हैं। सुप्रीत और कुछ स्पेशल इनको गाइडेंस देना सर चाहते वही जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बोले थे अभी टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट के लिए, वही बात मैं रिपीट बस एक बार कर देता हूँ कि अटेम्प्ट के पीछे मत भागो कि मुझे टेस्ट सीरीज में 60 अटेम्प्ट करना है, या मेरा दोस्त 65 अटेम्प्ट कर रहा है, या वो 55 अटेम्प्ट कर रहा है। अटेम्प्ट इतना रखो जिसमें टाइम दे सको, और एक्यूरेसी पे अभी फोकस करो। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में लगा देते हैं कैसे भी, और जो क्वेश्चन शायद टाइम देते थोड़ा सा और ज्यादा तो सही हो जाता, वो भी गलत कर देते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही। जैसा सर बोल रहे थे कि 45 50 जिनका अभी थोड़ा सा कम आ रहा है उतने के ऊपर टारगेट करो अभी।
और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, मतलब ग्रेजुअली। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में तुम अगर अभी 40 कर रहे हो तो 60 पहुंच जाएगा, 5-10 टेस्ट लगेगा, 10 टेस्ट जैसे ही दोगे खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। सही 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 है। और मैं बच्चों अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, उनका रैंक कम आया। और किसी ने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, उनका रैंक अच्छा आया है। एक्यूरेसी मेन है, एक्यूरेसी। तो इसलिए अभी पहला जब आप टेस्ट 1 2 3 टेस्ट लिख रहे हैं तो उस पर एक्यूरेसी पे फोकस करिए, ठीक है। इनका राहुल का एक डाउट आया, सर सेमेस्टर एग्जाम है अभी है 19 to 30, हाउ टू एडजस्ट दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो एग्जाम तो देना है, एग्जाम इसलिए देना जरूरी है कि सेमेस्टर एग्जाम तो आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो उसमें उसका हुआ जिसमें बैक हो गया तो आगे दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो उसमें घबराइए नहीं, एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए आप। और जितना सब्जेक्ट आपने दिया उसको रिवाइज करते रहिए। हाँ, ये कर सकते थे, जैसे आप मान लो उस समय आपको टेस्ट देने का मन है, यदि आप देखो एग्जाम के साथ गेट को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते तो ठीक है, नहीं मैनेज कर पा रहे किसी कारण से, तो आप पहले सेमेस्टर का एग्जाम दे लो, कूल होके दे लो। और उसके बाद जो तुम्हारा टाइम बचेगा 30 के बाद, फिर रात दिन लग जाओ भाई, पूरे के पूरे टाइम दो। ठीक है। हाँ, लेकिन तुम थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हो, जैसे तुम टेस्ट लिख दो, जैसे तुम जिस दिन एग्जाम दे के आते हो कॉलेज का, मैंने तुमको मैं प्रजक्ता का बताता हूँ, हमारे पास स्टूडेंट थी प्रजक्ता तावरी 2018 पे। ठीक है, तो उसने बताया था मुझे, इंटरव्यू जब मैंने लिया था तो मैंने बोला एग्जाम के टाइम में तुम कैसे मैनेज करती थी। बोलती सर तैयारी तो थी, नॉलेज तो था ही, टेस्ट तो मैं दे ही रही थी। तो मैं क्या करती थी, जिस दिन मेरा एग्जाम रहता था ना उस दिन मैं लौट के आती थी। सो अब एग्जाम देने के बाद कोई पढ़ता नहीं है, कम से कम 2 3 घंटे कोई नहीं पढ़ता, सब आराम करते हैं यार, कल से स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट नए पेपर का। सर मैं ना क्या करती थी, आती थी आधे घंटे पौने घंटे थोड़ा सा आराम करती थी, उसके बाद एक टेस्ट लिख देती थी, एक मॉक लिख देती थी। तो मेरा पूरा सब्जेक्ट फिर से एक बार रिवाइज हो जाता था। अब मेरा सब्जेक्ट टेस्ट भी नहीं छूटता था। और दूसरे दिन से फिर से मैं पेपर लिए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करती थी। इस तरह से मेरे हर हफ्ते मतलब हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट हो जाते थे। तो मेरा बैक मतलब जो टेस्ट देना था उसमें मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब लैक नहीं हुआ। और फिर उसने एग्जाम भी लिखा गेट का, उसका 67 रैंक भी आया, फिर वो ISL में ज्वाइन कर ली जाके वहाँ पर। ठीक है। सर मल्टीपल सब्जेक्ट में रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट कितना टाइम दें। सो फिर तो इसको हैंडल करो आप इस क्वेश्चन को। हम्म। मतलब टाइम ऐसा डिवाइड कर लो कि अभी जितना, जैसे मान लो एक बार पूरा जो रिवीजन का साइकिल है, मेरे हिसाब से ट्राई करो कि, क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन कर चुके होगे, एक बार तो कर चुके होगे पहले 1 या 2 बार, तो अभी 15 दिन के अंदर एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो उस तरीके से टाइम डिवाइड करो अपनी से, मतलब जितने आवर्स तुम पढ़ रहे हो उस तरीके से डिवाइड करो कि 15 दिन से ज्यादा पूरे रिवीजन में ना जाए। इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि अभी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट टेस्ट और मॉक जो है फुल लेंथ मॉक, उसकी एनालिसिस पे टाइम देना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं कि टेस्ट बस काउंट करते हैं कि सर 10 टेस्ट दे लिए, 15 टेस्ट दे लिए, और एनालिसिस वाला पार्ट मिस कर देते हैं। तो हम्म। ये चीज भी मत कीजिएगा कि उसकी एनालिसिस भी साथ साथ करते चलो। अगर 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो तो मिनिमम 2 से 3 घंटे एनालिसिस कीजिए। हो सकता है कोई टेस्ट अच्छा चला गया तो कम टाइम लगे, लेकिन उतना टाइम दो एनालिसिस के लिए। एक बात और बोलना चाहोगे यार तुम लोगों को कि देखो, आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हो ना, आपके दोस्त भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, चलो आप अकेले पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं है। यदि आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं और थोड़ा फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो आप ग्रुप बना के प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब टेस्ट शेड्यूल क्या करिए ना, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पे ऑनलाइन नहीं था, 2020 से पहले की बात बताता हूँ, 14 15 की बात बताता हूँ, जब ऑफलाइन टेस्ट हम लोग लिया करते थे। तो जितने भी उनके फ्रेंड लेते थे, क्योंकि डेट फिक्स रहती थी, टाइम फिक्स रहता था, तो बच्चे आते थे टेस्ट लिखते थे। अब बैठ के वो लोग क्या करते थे, उसी टाइम में ही सारे दोस्त बैठ के आपस में पेपर को डिस्कस कर लेते थे कि यार ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं ध्यान देना है, इसको छोड़ देते, या इस क्वेश्चन में ये चीज होता तो ऐसा होता। किसी स्टूडेंट को शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट दूसरों से डिस्कस कर देता था। तो मेरा बोलना है ये जो एनालिसिस पार्ट है ना, यदि हम 2 दोस्त 3 दोस्त मिलके कर लें तो जल्दी भी हो जाएगा। और कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें हम लोग सीख सकते हैं एक दूसरे से। हम्म। कभी कभी होता है ना, मेरा दिमाग ज्यादा चल गया तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, तुमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, तो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, ये भी बहुत बेनिफिट करता है। सुप्रीत आप लोग भी तो ऐसे ही करते थे ना, आप लोग भी तो 1 2 लोग। हाँ सर, हम लोग भी ऐसे ही करते थे टेस्ट में। उस वक्त वहां पे साहिल था जो बिट्स गया, अभी बिट्स हैदराबाद, ऋषि अंकिता ये लोग थे। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे टेस्ट के बाद। मतलब ऐसा डेज डिवाइडेड होता था कि इस दिन ये टेस्ट देना है, इस दिन ये देना है। फिर ऊपर बैठ के शाम के समय में एनालिसिस करते थे प्रॉपर। उससे क्या जल्दी याद भी हो जाता है ना, डिस्कस करते हैं हाँ। याद भी हो जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, रिवीजन टाइप का हो जाता है।
अब जैसे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तब बोलोगे सर अब कैसे मिलेंगे, हम तो ऑनलाइन दे रहे हैं अपने घर में। अरे भाई आजकल तो सबके पास गूगल मीट है, जूम मीट है। है, मीट पे बिल्कुल सर, मीट पे ज्वाइन करो। अब सभी डिस्कस करो, दो दोस्तों भाई आज ये वाला टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि टेस्ट आपने कॉमनली सब ज्वाइन किए रहते हैं, मोस्टली कॉमनली ही रहता है। ठीक है, उस टेस्ट को लिखो और तुरंत जूम पे आ जाओ दोनों के दोनों, या दोनों गूगल मीट में आ जाओ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लो, भाई ये क्वेश्चन बनाया मैंने, ऐसा ये बनाया, तो फटाफट डिस्कस भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बाई चांस आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं, करना भाई खुद ही है, तो खुद बैठ के कर लो एनालिसिस। ठीक है, लग के करो, और आजकल तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, अपने टीचर से मिल सके पूछ सकते हैं, सुप्रीत से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों से डिस्कस और कर सकते हैं आप। तो हम लोग तो सबसे मिलते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच्चों? सर एक बार ड्रॉपर लोगों के लिए बता दीजिए आप अपनी तरीके से। ये डॉपर को भी इसी में से जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं ना, सबके लिए कॉमन ही है। तो डॉपर को भी डरने की जरूरत नहीं है, जितना भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी किए हैं, और हम्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं इसमें कि जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो जितना हो गया, जैसे तुमने बोला ना, जितना हो गया है, ठीक हम्म। है, उतने पे ही फोकस करें। और जैसे तुमने बोला कि अभी लास्ट मंथ तक जितना भी फोकस कर सकते, जितना हो जाता उतना करें, और ट्राई करें। क्योंकि टेस्ट से मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि कम सिलेबस करके भी अच्छे मार्क्स ला लेके आते हैं वो लोग, क्योंकि हम्म। जितना पढ़े रहते हैं उसमें सारे क्वेश्चन उनके बन जाते हैं। ठीक है, अपनी पे फोकस करो, अपनी डेली बनाओ, मैथ्स डेली बनाओ, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और अपनी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन तीनों को हम लोग मिला लें तो 28 मार्क्स तक का आ जाता है। जी सर। तो उनको उसको प्रॉपरली सॉल्व करो, उन पर डेली टाइम दो, 1 घंटे 2 घंटे। बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनको फोकस रहो, करते रहो। मेरा आज सब्जेक्ट हुआ है, एंड फॉर नेक्स्ट 6 सेमेस्टर आई एम थिंकिंग टू फर्स्ट इंटरनल। ये क्वेश्चन देखना है इनका। अच्छा, अभी 6 सेमेस्टर में हो तुम? बहुत हाँ, तब अच्छा। तो प्रॉब्लम नहीं, 8 सब्जेक्ट हो गया है तो उस 8 को रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम देके आओ। अभी फुल लेंथ दोगे तो तुम तो ऐसा करो कि अभी अगर 8 सब्जेक्ट हुआ है, 6 सेमेस्टर में हो, तो फुल लेंथ दो, तो उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को तुम अपने आप चुन सकते हो कि जैसे 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस 8 सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 45 उनको चुन के उसके ऊपर अटैक करो सीधा। इसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन पे तुम ज्यादा टाइम दे पाओगे, तो एक्यूरेसी तुम्हारी तुम्हारी बढ़ जाएगी। काफी और बढ़। अगर तुम 10 15 मॉक भी अच्छे से दे लिए, उसके एनालिसिस कर लिए, तो बस, क्योंकि तुम्हारे पास फायदा ये होगा कि क्वेश्चन छोड़ने के लिए तुम्हें पता होगा कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूं तो इसके क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। तो जो पढ़े उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे और रिवीजन करके जाओ अच्छे से। बिल्कुल। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका उनके लिए ना हर चीज के लिए प्लानिंग रखते हैं वो हम्म। लोग। और उनका टाइम टेबल फिक्स रहता है, कोशिश करते हैं टाइम टेबल फॉलो हो। ठीक है, दूसरा आपको बताओ, टेस्ट सीरीज मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, फर्स्ट टाइम मैंने ही बनाया था। उनका रफ वर्क भी बहुत अच्छा रहता है यार टेस्ट सीरीज में। मैं तुम लोग भी बताता था यार, टेस्ट सीरीज में हाँ जब सर, आप। वो याद है, आप बोले थे तो। हम लोग वहां पे भिलाई में एक वो है ना सर, वो दुकान नाम भूल गया मैं, उसका A4 शीट को ऐसे कट करवा के लेके आए थे, और हाँ उसका ऐसा स्टेपलर लगा के वो बना के उस पर ही टेस्ट देते थे। हाँ, तो मतलब पूरा आपकी जो रफ रफ होना चाहिए ना, जिससे कि हम्म। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, आधा बनाया और अटक गए, तो उसी हाँ। दूसरा क्वेश्चन बनाने लगे आप। तो रफ वर्क भी आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हाँ। ठीक है, जिससे कि जब आपके पास लास्ट में टाइम बचे, तो जो क्वेश्चन आपने अटैक किया था उसमें कितना आप सॉल्व कर पाए थे, कितना सोच पाए थे, वो आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, सबसे हम्म। पहले। वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, या सुप्रीत बता देंगे आपको, सुप्रीत हाँ, आप। मतलब बस इसमें ये करना कि क्लियर लिखना। मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने उसमें जो भी राइटिंग पैड है, अब बीच में अटक गए, तो उसी पेज में मत स्टार्ट करो, एक पेज छोड़ दो, पेजेस की कमी नहीं है अपने पास। दूसरा पेज फिर से नया फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करो, ताकि अगर उस क्वेश्चन में वापस आना हो तो तुमको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ा था। वरना उस वक्त एग्जाम के टाइम दिमाग काम नहीं करता है फिर, और ये चीज की प्रैक्टिस अभी टेस्ट सीरीज में ही करोगे। डायरेक्ट एग्जाम में फिर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो टेस्ट में इन चीजों की भी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, मतलब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूमिका बोल रही है यहाँ पर कि 8 से 9 सब्जेक्ट हो गया है इनका, लेकिन रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। तो पीआईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो भूमिका भी जितना भी टाइम है, अभी आपके पास 1.5 मंथ है, तो बिंदास से आप रिवीजन करिए, अब नया सब्जेक्ट मत पढ़िए आप। और तुम्हारा भी 5th सेमेस्टर है, अभी 6 सेम में जाओगी तो 1 साल और तुम्हारे पास बफर में रहेगा। तुम 8 9 सब्जेक्ट अच्छे से करके जाओगे तो अच्छा मार्क्स ला सकती हो। रिवीजन करो, बस एक ही काम करो, रिवीजन करो, पीआईक्यू दो और टेस्ट लिखो बस। हम्म। एनालिसिस। और लास्ट जो 4 5 ईयर के वो है ना, प्रीवियस ईयर, उसको एज अ फुल लेंथ मॉक जरूर दे लेना सारे लोग। ये भी चीज़ मैंने सारे बच्चों को बोल रहा हूँ
कि हाँ ये बहुत सारे बच्चों को यार ये प्रॉब्लम है कि एमएसक्यू वाले में क्वेश्चन में, कि सर एमएसक्यू में बहुत गलती हो जा रही है। तो एमएसक्यू के लिए क्या बोलना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे बच्चों को? सर, एक तो एमएसक्यू का सबसे, जैसे आप जो हम लोग को बोलते थे कि टेस्ट में ही सीखते जाओ, जो जो नया पॉइंट मिल रहा है उसको एक जगह नोट करते जाओ, तो कुछ टाइम के बाद सर वही चीजें फिर हर एक टेस्ट सीरीज में रिपीट होने लगती है। हम्म। तो वो वैसे ही खत्म होगा धीरे धीरे। और कुछ कुछ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या किसी सब्जेक्ट में, तो उसका बुक रेफर करके, जैसे थ्रेड्स वगैरह हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमएसक्यू, तो बुक रीड कर लो, आधा घंटा लगेगा रीड करने में, आधा से एक घंटा। उसको नोट अच्छे से नोट बना लो उसका। और टेस्ट सीरीज में मान लो पहली बार गलती हो भी गई, कोई बात नहीं है, उसको नोट कर लो, समझ लो अच्छे से क्या बोल रहा है ये, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर फ्यूचर में आए तो उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। तो मैंने ना इस बार बच्चों के भी बोला है कि यार ना तुम लोग को एमएससी में प्रॉब्लम जा रही है। हर कोचिंग के टेस्ट में देखो, हर कोचिंग का जो टेस्ट बन रहा है कोई ना कोई बना ही रहा होगा ना, एक या दो टीचर मिलके बना रहे होंगे, आपकी टीम बना रही होगी। तो कुछ टीचर्स का एक फेवरेट टॉपिक रहता है, उसी से बनाते हैं ना। तो हम्म। बेटर है कि हम अभी, चूंकि जब से एमएसक्यू आ रहा है गेट के अंदर में, ठीक है, तो अभी 24, 23, 22, जैसे तुमने अभी बोला कि पीछे से ना आप एज ए उसको टेस्ट लिख दो, उससे हम्म। बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप क्या करो, 24 में दो पेपर मिल जाएंगे आपको, 23 के पेपर मिल जाएंगे, 23 में भी दो पेपर हुआ था ना? नहीं सर, हमारे टाइम पे एक पेपर हुआ था, 24 में दो हुआ था। 24, 22 का मिल जाएगा। तो जब से एमएसक्यू आ रहा है ना, 20 से लेके अगर 24 तक, आप सारे को क्या करो, टेस्ट लिख दो बैठ के रिवर्स ऑर्डर में। तो बहुत आपको फायदा मिलेगा, और दूसरा आइडिया भी आपको होगा यार इस समय किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो माइंडसेट तुम्हारा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एज ए पीआईक्यू को भी एज ए टेस्ट आप लिखते हैं तो बुरा नहीं है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जो कोचिंग का आपने लिया और लिए रही है उसका कोई दिक्कत नहीं है। सर वो स्टूडेंट क्या करें जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और गेट 25 देना चाह रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे सुप्रीत, क्या गाइडेंस देना चाहोगे? मतलब सिलेबस कुछ तो हुआ होगा, मतलब अगर पाँच। तो भाई देखो, सिलेबस बिना कवर किए हुए तो ऐसा कोई जादू तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा। यदि आपने लेट ज्वाइन किया है, सिलेबस कवर भी नहीं हुआ है, ठीक है, डिसीजन लेट लिया है, तो शॉर्टकट रास्ता नहीं है इसमें हाँ कुछ। भाई, उसमें फिर बहुत ज्यादा मदद कर नहीं सकते, बस इतना बोल सकते हैं कि गेट के बाद का जो एग्जाम है ना, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। गेट के बाद वाले एग्जाम में अच्छा कर सकते हो अगर प्रिपरेशन नहीं रोकोगे, क्योंकि वो एग्जाम होते होते सर मई हो जाता है, जी जी। मई तक और अच्छा दूसरा टाइम मिल जाएगा। ना आदित्य, हमें पता नहीं ना तुम्हारा फाउंडेशन कितना क्लियर है, तो हम कैसे गाइडेंस देते हैं? यदि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका aptitude बहुत अच्छा है, तो वाकई में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये चीज़ तुमको पता होगा, ये चीज़ हमको नहीं मालूम है। लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम्हारा अपनी में भी प्रॉब्लम है, तो भाई टाइम लगेगा। सही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? हाँ सर, सही 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 बात है। क्योंकि हमें हर स्टूडेंट के मतलब, चूंकि ऑनलाइन में हो तो हमको ज़्यादा क्लियर नहीं है ना, पता नहीं है आपके बारे में कि आपका फाउंडेशन कैसा है। ठीक है, सर डीएस एल्गोरिथम सीएन मैथमेटिक्स छूट रहा है और टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या करूं, टेंशन हो रहा है। डीएस कर लो, डीएस कर सकते हो, सीएन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स तो अभी तुम एक एक घंटे भी करोगे तो भी हो जाएगा यार। हम्म। मैं तो बोलूंगा डीएस जितना तुम कर सकते हो, एल्गोरिथम में ग्रेडी तक कर लोगे तो भी चलेगा, सीएन पूर्ण को भूल जाओ, वैसा मान लो सिलेबस में है नहीं तो। ठीक है, बाकी कर लो। अभी टाइम है, अभी 15 दिन का टाइम है, रात दिन बैठ के करोगे, रिकॉर्डेड भी अपने पास में अवेलेबल है, तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैथ्स तो छोटा है अपना, ईएम तो बहुत छोटा, तीन ही टॉपिक है। तो कैलकुलस छोड़ दे, कैलकुलस मत करो, एक नंबर का आता है। प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स कर लो, क्यों सुप्रीत? हाँ सर। ठीक है, तो उससे हो जाएगा, तुमको टेंशन मत लो, टेंशन लेने से फायदा नहीं, वर्क करने से फायदा होगा। सर मेरा 8वां सेमेस्टर है, मैं इंटर्नशिप कंपलसरी करना है 6 मंथ का। ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करूं सुप्रीत, क्या बोलना चाहोगे इनको? जो इंटर्नशिप के साथ तो यही कि टेस्ट देते रहो, एनालिसिस करते रहो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर सकते हो कि यार उस काम में काम चोरी करो, क्योंकि प्रायोरिटी तुमको पता है कि गेट अभी प्रायोरिटी में है। तो इंटर्नशिप में अगर पहले महीने थोड़ा ढीला भी काम करोगे तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, मतलब वो तुमको थोड़ा सा स्मार्ट वो करना है, स्मार्ट प्ले करना है कि। बात है, अब तुम ऑफिस में जाके उधर चमक दमक में खो गए हो तो फिर मैं आगे हाँ, मतलब वो वैसा टाइम निकाल सकते हो कि वहां भी अगर गए, अगर ऑफलाइन जाके करना है तो जितना काम रिक्वायर्ड है बेयर मिनिमम कर सकते हो उतना ही करो, बाकी टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हाँ। डिसिप्लिन। तो यदि आप उधर दोस्त मिल गए, फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा हो गया और आप उधर एंजॉय कर रहे हैं, तब तो फिर मुश्किल जाएगा, सीधी सी बात है। आर्यन का क्वेश्चन देखो, एक पढ़ो क्या बोल रहा है ये। सर आर्यन बोल रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, एक दिमाग बोल रहा है कि
डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और दूसरा बोल रहा है ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ, अब यार तुम लोग देखो यार, 18 साल के ऊपर हो ना। अब तुम लोग यहाँ पे बीजेपी की सरकार बना देते हो वोट देकर। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे होगा बताओ। तो अपनी लाइफ का डिसीजन क्यों नहीं ले सकते आप प्रॉपर वे में। ठीक है, इतना ज़्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और माइंड को कंट्रोल करो, जो कंट्रोल कर लेगा माइंड, मन को, दिल को, दिमाग को, वही तो यार जीत जाएगा आगे। और जीवन में वही जीतता है जो दिमाग और दिल को कंट्रोल कर लेता है। तो बनो, अभी मनुष्य बनो अभी। लग रहा है मनुष्य नहीं हो आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब से क्या बोलते हैं यहाँ पर अभिजीत। सर मैथ्स रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करें। मैथ्स तो एक दिन में होगा नहीं। ये सोचोगे कि एक दिन में हो जाए तो मुश्किल है, किया होगा डेली इसने। करते रहो। इसने किया होगा कंप्लीट, जो कि इसका पहले भी है यहाँ पे, ठीक रहा है। हाँ। अब तो बस ये है कि प्रैक्टिस, उसको टेस्ट देते जा, होते जाएगा उसी में ही हाँ। प्रैक्टिस। मतलब वही 1 घंटा अलग से निकाल दो मैथ्स के लिए कि उसमें प्रैक्टिस ऐसे कर एक लो। काम ये भी कर सकते हैं लोग कि ये लोग ना ऑल ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, प्रोबेबिलिटी के और हाँ, मैट्रिक्स। वो कर सकते हैं सर कि हर ब्रांच का लीनियर अलजेब्रा हाँ, और प्रोबेबिलिटी, ये 2 चीज सॉल्व कर लो। कर लो, इससे तुम्हारा फायदा ही है। इससे रीजन भी हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं, और तुमको पता रहेगा यार गेट पैटर्न पे क्या पूछा जाता है। पैटर्न में बने रहना बहुत जरूरी बच्चों। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है कि एमआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बैठ के। ठीक है, पीएचडी नहीं करना, गेट निकालना है। बहुत सारे लोग ना, तुमको बताओ सुप्रीत, अभी तो ये क्या बोलते हैं, गुलशन ने क्लास लिया मैथ्स की यहाँ पर, पता है। हम्म। ठीक है, और उसने मुझे कैलकुलस के क्वेश्चन दिखाया उसने। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलस का। हम्म। डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, पता है। तो बच्चों मतलब घबराओ मत यार तुम लोग। ठीक है, सोशल मीडिया की बहकावे मत रहो कि हम एमआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसके उसके कर, जरूरत ही नहीं है। फंडामेंटल क्लियर करो। और नहीं विश्वास होता, मैं भी आपको 5 क्वेश्चन बुक भेज देता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट गेट पे पूछा गया है। बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा बोलना है, ये बेस अच्छा है तो बन हम्म। जाएंगे। हाँ, बाद में पीएचडी करते रहना, आईआईटी पहुंचने के बाद, आईएससी पहुंचने के बाद पीएचडी करते रहना। ठीक है, अभी आपको अपना बेस करना है, तो आप मैथ्स के लिए वही करो, सारे ब्रांच के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आपको मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सर कुछ सब्जेक्ट अच्छे से, कुछ में मिड में, और कुछ अच्छा नहीं है, इसमें रिवीजन कैसे करें। ठीक है, जो अच्छे हैं अच्छी बात है, जो मिड हैं उनको स्ट्रांग में कन्वर्ट कर लो, और जो बिल्कुल नहीं उनको मिड में ला लो, उससे भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, लगना पड़ेगा, देते रहो यार, टेंशन मत लो, करते रहो। एक क्वेश्चन है सर, मैथ्स में थोड़ा वीक है, तो मैथ्स में किस टॉपिक पे फोकस करें। बताओ भाई, तुम मैथ्स के मास्टर हो, तुम बताओ। देखो, मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो मैथ्स में भी, जैसे प्रोबेबिलिटी। अगर इजी क्वेश्चन आया तो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कई बार होता है कि सर टफ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही दे देते हैं वो लोग। जी तो वो जी। उसमें उस मोमेंट पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा देखोगे तो सॉल्व कर लोगे। कैलकुलस देखोगे, अगर 11th 12th अच्छे से थोड़ा पढ़े हो तो कैलकुलस भी वही जैसे सर बता रहे हैं, वो 11th 12th के लेवल का ही रहता है। तो कैलकुलस के लिए काम कर सकते हो, जो सब्जेक्ट जैसे गुलशन सर जितना भी कवर किए हैं, एक बार एक काम कर लो, एनसीईआरटी क्लास 11th 12th का जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसको निकाल के, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें, आधा आधा एक एक घंटा दो, ताकि दिसंबर दिसंबर में उसको रैप अप कर दो। नहीं, ये जिन्होंने इस बार की क्लास अटेंड की होगी ना, हम्म। तो 100% को बोलने का होना ही नहीं चाहिए वीक है, क्योंकि अब इस बार पूरा हमने बेस से लेके करवाया है, और एकदम टॉप लेवल तक गए हैं। अब पीआईक्यू सारे करवा दिए, और तुमको हम्म। क्या चाहिए। तुमको बुक भी खोलने का जरूरत नहीं एनसीईआरटी की। बस आप लेक्चर प्रॉपरली देख लो, यदि आप हाँ। लेक्चर प्रॉपरली नहीं देखोगे तो भगवान भी भला नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए वहां से, और उसको 2 बार रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि इस बार लेक्चर में काफी कुछ आ गया है, पता है आपको। मैथ्स में मतलब कहीं भी आप उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। अब पूरा बेसिक से है, तो इसलिए वीक मत बोलो कि वीक है, बस लगे रहो, उसको कंप्लीट करो। सर एप्टीट्यूड के लिए आप ऐप वीडियो देखने नहीं हो, क्या क्या बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड के लिए ऐप वीडियोस देखना नहीं, तो कैसा कराऊं एप्टीट्यूड को। तो एप्टीट्यूड ये तुम्हारा देखो, ये एप्टीट्यूड तो ऐसा रहता है कि अपने मतलब दिमाग से बनना चाहिए। हम्म। मैथ्स वैस थोड़ा ठीक है, 9th 10th 12th का थोड़ा याद वाद है, तो बना सकते हो। पीआईक्यू बनाओ, बीआईक्यू से जितना कर सकते हो उतना कर लो। सर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करके गेट दे रही हूँ, जॉब के साथ गेट के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। सर मिनिमम कितने यूनिट क्लियर रहना रखना इम्पोर्टेंट है।
अच्छे स्कोर के लिए, बताओ भाई। फिर जॉब वाला तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा सर, जॉब के साथ हम्म। तो जॉब एक्सपीरियंस। का बात अभी आपने बताया ना कि भाई जॉब उतना ही करो जितना पैसा मिल रहा है, हम्म। ठीक है, उससे ज़्यादा करो ही मत। ठीक है, तभी आप कर पाओगे, तभी आप समय निकाल पाओगे। ठीक है, और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल कम से कम जितना रखेंगे आप, क्योंकि आप यदि घर में हैं तो अच्छी बात है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कहीं पे आप मेट्रो वगैरह में रहते हैं तो थोड़ा सा इशू जाता है। तो तुम ऐसा कर लो, तुमको जैसे तुम पूछ पूछ रहे ना कौन कौन से सब्जेक्ट हम ना करें और कौन कौन से कर लें, तो मैथ्स अपने कवर कर लो आप। ठीक है, सी कर लो, डीएस कर लो। ठीक, एल्गोरिथम में आप गेडी तक कर लो, उतना भी चल जाएगा। सीएन और सीओ को लास्ट में रखो, बाकी सब कर लो। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, और जॉब में हो ना तो तुमको तो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, कि तुम मतलब तुम्हारा माइंड काफ़ी विकसित है। जॉब कर रहे हो तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो कि कंपनी में कैसे यूज़ होता है चीज़ें, तो मतलब फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो लगे रहो, करते रहो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सीओ और सीएन छोड़ के बाकी सब करते रहो। ठीक है, तो उतना भी कर लोगे बहुत है, बढ़िया ढंग से। रिवीजन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको थोड़ा फास्ट और एफिशिएंटली कैसे करें? तो फिर बताइए। रिवीजन के लिए तो यार वही है ना कि सर, जैसे बहुत बच्चे वो करते हैं ना कि एक बार कॉपी खोल के बैठ गए, फिर 4 दिन तक उसी नोटबुक को रिवाइज कर रहे हैं, तो वो मत करो, टाइम लगेगा इसमें ज्यादा। सही इस बात है। तरीके से करो रिवीजन की, मान लो कोई भी टॉपिक जैसे सी में पॉइंटर्स उठाए, तो सर का क्लास तो अच्छे से अटेंड किए हो, नोट्स अच्छे से बनाए हो। अब पॉइंटर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बस देखो कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं कर पा रहे हो तब जाके वापस नोट्स देखो। अब मान लो क्वेश्चन सर क्लास में जो करवाएं, नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है 40-50 क्वेश्चन पॉइंटर के, उसमें से 20-30 अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसमें अटक रहे हो तो नोट्स में फिर से जाके डिटेल में पढ़ो, अगर इतने में ही काम हो जा रहा है तो आगे बढ़ो। ऐसा हमको लगेगा कि सर हम भूल रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो याद है सब कुछ। हम्म। हाँ, क्योंकि मैं अगर ट्यूशन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस हाँ, कर। पूरा पूरा सोचोगे कि एक एक सब्जेक्ट में अगर मान लो 60-70 घंटे में पढ़ाई किए हैं, फिर 30 घंटे रिवाइज करने के लिए दें, तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य पूछ रहे हैं सर कि गेट के बाद कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? बेटा बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, हम आपको ग्रुप में बताते रहेंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, बिट्स है। ठीक है, ऐसे ही कोलकाता का भी है, स्पॉन्सरशिप सीट भी आती है, वो सारी हम आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में देते रहेंगे, चिंता मत करिए आप। ठीक है, बस आपने तैयारी भयानक टाइप से करते रहिए। एक क्वेश्चन आया सर, कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स टफ लग रहे हैं, उसको छोड़ सकते हैं क्या? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो कोई आसान सब्जेक्ट है, उसका टफ क्वेश्चन आ गया, तो उसके टफ क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे से समझे हुए हो तो तुम सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्यों नहीं छोड़ने के लिए बोलूंगा मैं कि मान लो कोई टफ टॉपिक है, उसका कोई आसान क्वेश्चन आ गया, अब जो बच्चा उसको पढ़ चुका है ऊपर ऊपर से भी, वो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। और सही। तुम ये सोच के उसको छोड़ दियो कि टफ टॉपिक है, तो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई टॉपिक टफ है तो बिल्कुल मत छोड़ो उसको, इजी इजी क्वेश्चंस कर लो उस टॉपिक के। जैसे आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, लोग बोलते हैं टफ, हाँ। देखो उसके तुम क्वेश्चन देखो कितने इजी आते हैं यार, हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। और रिकर्सन का ही सीधा क्वेश्चन आ, जो उसका रिकरेंस सोल्यूशन है वही ऑप्शन में आ गया है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन बन जा रहा है। हाँ। 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 तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि छोड़ो मत, टाइम है तो जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हो उतना अच्छा है। सर सीएन छोड़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया हूँ, पीआईक्यू टेस्ट नहीं किया हूँ, आगे कैसे करूँ? बेटा बस आप टेस्ट लिखो, सीएन की चिंता मत करो। जो ऑलरेडी जितना आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन, पीआईक्यू टेस्ट, ये 1.5 महीने आप उसी में बिताओ। सीएन पढ़ने का मन होगा तो एग्जाम के बाद पढ़ लेना। क्यों, क्या बोलते हो सुप्रीत? हाँ सर, एग्जाम के बाद, गेट के बाद बाकी एग्जाम्स के लिए सीएन पढ़ लेना, और उनमें सीएन में तो आता भी है सीएन और होती। भाई तो 80 मार्क्स का भी तैयारी करके जाएगा, वो अच्छे से तैयारी करके जाएगा, तो लोग लाना कितना है? 80 भी ला देगा बहुत है। 10 नंबर का नहीं पढ़ोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है, 90 की तैयारी करो आप, मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ। 100 में तो ऐसे 100 नहीं आने वाला है, और हमको चाहिए भी नहीं 100। मान लो तुमको ऐसा लगता है कि मुझे 100 नहीं चाहिए, तो मान लो 100 नहीं चाहिए, 90 चाहिए। 90 ला दोगे, रैंक बना जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो करो अच्छे से। वो पेश देवांगन का एक क्वेश्चन है, देखो इनका क्या क्वेश्चन है। सर टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज नहीं दे पाया, अब टॉपिक वाइज दें या सब्जेक्ट वाइज दें, देना सही रहेगा। एंड फिर सीओए नहीं हुआ है, सिलेबस रिवीजन ही चालू है ऑलमोस्ट 3 वीक से, एंड 2 एफएलटी बस हुआ है, बट मार्क्स लो आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है पर क्वेश्चन। हम्म। तो मैं देखो ऑलरेडी वो सब सब सारी चीज़ें बता चुके हैं।
ठीक है, तो जितना तुम्हारे पास है सब्जेक्ट उसको प्रॉपरली करो, लगे रहो यार, करते रहो तुम भी। छोड़ो मत, सीओ नहीं हुआ तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो चुका उतना करो। ठीक है, बस ये तुम मान लो कि आप टेस्ट डेली लिखना स्टार्ट कर दो। हम्म। मतलब देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग क्या सोचते हैं यार, एक टेस्ट दूंगा, दो टेस्ट दूंगा, मेरे नंबर 60 आ जाए, 70 आ जाए। क्या हम साइकिल चलाना एक दिन में सीख गए थे? क्या स्कूटर चलाना एक दिन में सीख गए थे? क्या कार चलाना एक दिन में सीख गए थे? तो उसमें भी 15 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं ना, कार चलाने के लिए। चलो स्कूटर चलाने के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, साइकिल चलाने के लिए आधा दिन का ट्रेनिंग लेते हैं। जितनी बड़ी चीज करोगे उतना ज्यादा ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। और ट्रेनिंग कौन है? टेस्ट है। देते रहो यार, लो फील मत करो, लो से फील करने से कोई फायदा नहीं है। ये मतलब मान के चलो, आप प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव, बस ये देखो, मैं तो ये बोलता हूँ ना, माइंड को कैसे हैप्पी रखना है। भाई ये नहीं आता था, ये भी सीख गया, ये भी बनने लगा मेरे से, इसमें मेरे को डाउट था, हम्म। अब से कोई डाउट नहीं है मेरे को। ऐसा सोच के करोगे ना, तो आगे वाले टेस्ट में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन तुम अब ये सोच के बैठे यार, आज 10 नंबर आ गया, बेकार है, अब नहीं करूंगा, छोड़ देता हूँ, तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करो, आप कि कितना मैं सीख पा रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा जितना सीखोगे आगे वाले टेस्ट में उतना अच्छा तुम परफॉर्म करो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे 100%। ठीक है सर, कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक टफ लग रहा है। ये तो हाँ, देख लिए हम लोग सर। दे दिया है, तो सुप्रीत ने इसका आंसर आपको बिल्कुल दे दिया है। ठीक है, सारे जितने ज्यादा हो जाए उतना कर लो, टफ और इजी मत देखो, करते रहो। सर सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, 4 सब्जेक्ट का रिवीजन और पीआईक्यू बच्चे हैं, फुल लेंथ स्टार्ट नहीं किया हूँ। जब 26 दिसंबर से या 4 दिसंबर से सेमेस्टर का एग्जाम कैसे करूं? तो टेस्ट डेटा देना दे स्टार्ट कर दो तुम, मतलब ये मत सोचो मैं सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा फिर उसके बाद टेस्ट दूंगा। ठीक हम्म। है, ऐसे मत सोचो, वो क्या होगा ना यार, तो धीरे धीरे तुम्हारे नंबर्स सब्जेक्ट भी होते जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारे ये भी हो जाए, नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। सेमेस्टर एग्जाम देते तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कि प्रजक्ता का दिया आपको एग्जाम्पल, क्या वो एग्जाम दे के आती थी, उस दिन भी टेस्ट लिख देती थी वो। ठीक है, तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, डरो मत। ठीक है, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, और जैसे तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा उसके बाद फिर लग जाना, डेली देना, एक दिन में 2 टेस्ट लिख सकते हो भाई। माइंडसेट है तो बस, आपको एक मैं जो समय बचेगा उसमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। अंडरग्राउंड होके करोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अब शादी भी अटेंड कर लूँ, पार्टी भी कर लूँ, दोस्तों के साथ घूम भी लूँ, तो फिर तो मुश्किल जाएगा भाई। 1 महीने पूरा अंडरग्राउंड हो जाओ, मिलो ही मत लोगों को, लग के करो। ठीक है बच्चों। बाकी सर मोस्ट ऑफ द डाउट्स तो सबका यही होता है। हाँ, कॉमन ही रहता है। सर कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहा हूँ तो बहुत टाइम लग लग जाता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, हम्म। क्योंकि उस टाइप से आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है ना, उस टाइप में आप सेल्फ स्टडी नहीं किया उस टाइप का, तो टाइम तो लगेगा। किस सेमेस्टर में अमन तुम? सेमेस्टर क्या है तुम्हारा? सुप्रीत, कुछ स्पेशल आप बताना चाहोगे बच्चों को? सर मेनली यही है, सब कुछ तो हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। बस तैयारी का कंसिस्टेंटली करते रहो सारे लोग। और गेट एग्जाम मतलब ऐसा है कि सर जितना टाइम बचा हुआ है ये अश्योर्ड है, मतलब सर तो इतने सालों से देख रहे हैं, मैं तो 2-3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है 2-3 साल में समझ में आ गया है सर, जो लास्ट तक लगा हुआ है और इस 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया रिवीजन करने के लिए, तो बस उतना ही सफिशियंट है सर। ऐसा मतलब इतना मार्क्स ले आओगे कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लास्ट तक तो लगे रहना हाँ। पड़ेगा। अब हम लोग, तुम भी आप ही देख रहे हो कि अपने आई गेट में भी लास्ट तक जो जो बच्चे लगे रहे, ठीक, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच गए वो लोग। ठीक है, उनको भी डाउट था यार, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी ना किसी कारण से लगे रहे, करते रहे, छोड़े नहीं। आज जो छोड़ दिए भाई, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप पूरा स्लिप कर जाएगा। और दूसरा कोई बैठा हुआ है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, कंपटी हाँ। आप आपका हटना मतलब कंपटीशन को कम कर देना है। ठीक है, तो इसे लगे रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा, सभी को मिलेगा। ठीक है, बाद में आप कर लोगे, अपने आप को खुद धन्यवाद दोगे यार, अच्छा यार लास्ट तक में लगे रहा। ठीक है, मतलब खुद को आप अपने आप, मतलब अपने ऊपर खुद प्राउड करोगे यार, नहीं लगा होता तो आज शायद कहानी कुछ और होती, अभी लगा हो तो कहानी कुछ और बन गई है। अच्छी कहानी बनेगी, सबकी अच्छी कहानी बनेगी। ठीक है बच्चों, और कुछ गाइडेंस चाहिए? सुप्रीत तो आपसे कनेक्टेड ही है, मैं भी आपसे कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे, और हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हर बच्चे से कनेक्टेड हैं। तो पर्सनली व्हाट्सअप कर लिया करिए आप लोग, ठीक है? तो जो भी डाउट हो, ऐसा मत घबराइए कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे।
और बहुत सारे बच्चे पर्सनल व्हाट्सअप करते रहते हैं, कॉल भी कर सकते हैं टाइम लेकर कि सर मुझे कॉल करना है, आपसे बात करना है, वैसा भी कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि व्हाट्सअप कर लीजिए। तो हम हमें जैसे टाइम, चूँकि हमारी क्लासेस भी चलती है डेली, 7 घंटे 8 घंटे क्लासेस रहती है, आप लोग ग्रुप में देखते ही हो, तो दिमाग में कुछ बचता नहीं है ना। तो जैसे हम लोग लगे हुए हैं, रात दिन लगे रहते हैं, वैसे आप लोग भी लगे रहो। 100% आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखोगे। सब्जेक्ट का पीआईक्यू नहीं हुआ है लेकिन रिवीजन हो गया है, बनाओ ना पीआईक्यू, बनाओ, फिर क्यों नहीं बना रहे हो पीआईक्यू? टेस्ट देना बेनिफिट होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? असल सब्जेक्ट तुमने यदि आई गेट से किया तो उसमें पीआईक्यू कराया गया या नहीं कराया गया? ऐसा था तो जीरो पीआईक्यू कराया गया, ऐसा तो है नहीं कि पीआईक्यू सर ने कराया नहीं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी कराया। पीआईक्यू ऑलरेडी कराया गया है उसके अंदर में। जितने टाइप के क्वेश्चन है, आप मेरे सब्जेक्ट जितने देखो सारे में सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। लेकिन हाँ, पीआईक्यू बनाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो पीआईक्यू बनाओगे तो तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स थोड़ा अच्छे आएंगे। इसलिए बिल्कुल आप पीआईक्यू दीजिए। अपना सेमेस्टर बताया नहीं अमन कुमार। ठीक है, चले सुप्रीत, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कुछ हाँ गाइडेंस सर, और वगैरह किसी का कोई डाउट होगा तो मैसेज कर लेना। कर लेंगे, एक दिन और भी हम लोग सेशन रख हाँ लेंगे। फिर मिल लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत और नहीं बस है। स्ट्रेस मत लेना कोई भी, मतलब लगे रहना। अंत बिल्कुल। ये मान के कि सर इतने साल से इस चीज को करते आ रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सर बोलते हैं, बहुत बच्चों को सर इस चीज को ना वो कर देते हैं कि सर तो ऐसे ही बोल रहे होंगे कि लास्ट तक लगे रहो, लेकिन जो लगे रहते हैं उन्हीं को पता है सर। वो फिर जब रिजल्ट में आएंगे सेलिब्रेशन में तो बोलते हैं सर आप अच्छा, आप सही बोल रहे थे, लगे रहो लास्ट तक। ये मेरा एक्सपीरियंस, पहले मुझे भी लगता था मैं ऐसे ही बोलता हूँ, पता है। तो फिर बच्चे लोग जब टॉप किए ना, तब वो लोग बोलते थे यार नहीं सर, जो आप बोलते हो ना लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो स्टार्टिंग तो ऐसा लगता था यार क्या बोल रहे हैं यार, हम लोग को सौ सुन के आए थे, सब कुछ और सुना दिए। लेकिन वो बार बार सुनते सुनते लगता था लगे रहो लगे रहो। और उससे मतलब सर आज ये रैंक आ गई हमारी। और एक दो लोग नहीं, सारे लोग यही बोले। और सही यार, कोई भी चीज करना लगे ही रहना, लगे रहने का मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहना है। हाँ पेशेंस से लगे रहना है, इसका मतलब ये हुआ है ना, लगे रहने का मतलब ये है कि पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें मिलेगी। ठीक है, या तो भाई अभिमन्यु की तरह पेट से सीख के आना था, तो वैसा तो है नहीं। तो सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अभिमन्यु नहीं है। ठीक है, वो कलयुग चल रहा है अभी तो इसलिए लगे रहो, मेहनत करो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी चीज पाने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहो शानदार शानदार तरीके से, बिना किसी टेंशन के, टेंशन मत लो। और आपके पास सुप्रीत है, मैं हूँ, गुलशन सर हैं, राकेश सर हैं, सभी लोग हैं। किसी से भी गाइडेंस लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग कभी किसी को मना नहीं करते हैं कि गाइडेंस नहीं देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है सुप्रीत, मिलते हैं। हाँ सर। Bye.